भाभी जी घर पर है को घर घर पर जिसने पहुंचाया, उन किरदारों को आपके जहन में जिसने बसाया, जिसने आपको रोज हंसाया, उनके जो राइटर हैं, उनके जो अहम व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ हैं मनोज संतोषी। वेलकम टू जर्नल वाला। थैंक यू जी, थैंक यू वीरेन जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में जो है बुलाया, और मैंने पिछले भी कई इंटरव्यूज़ देखे हैं आपके, तो बहुत ही अच्छा आप इंटरव्यू करते हैं, बड़े जहन वाले सवाल करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ओके, लेकिन ये बात तो तय है कि एक जो नाम से दर्शक जब पहचानने लगते हैं, ये एक राइटर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि बहुत ज़्यादा बार उनका काम तो पहचाना जाता है लेकिन नाम नहीं पहचाना जाता, लेकिन वो आपके साथ हुआ है और ये इसके लिए वाकई मेहनत तो लगी होगी। कितने साल की लग गई मेहनत? मेहनत तो खैर हम लोग पिछले इंडस्ट्री में तो पिछले 20 साल से हैं। हाँ, 20 साल का स्ट्रगल है। मेरे मित्र हैं अनूप उपाध्याय, शशांक बाली जो डायरेक्टर ऑफ भाभी जी घर पे हैं, तो हम लोग साथ के दोस्त हैं और पिछले 20-22 सालों से हम लोग जूझ रहे थे। तो बस उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए और ये सब हो गया। और देखिए आज NTV जो पहचाना जाता है वो भाभी जी की वजह से, क्योंकि उसके ही रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं और बार बार लोग उसको देखते हैं और खुश होते हैं। मनोज भाई, आप जब इंडस्ट्री में 20 साल से हैं तो क्या तय करके आए थे आप कि आपको राइटर बनना है या और कुछ? पहले एक्टर के तौर पे आजमाने की कोशिश की। ओके। तो देखा हमसे अच्छी अच्छी शक्ल वाले लड़के घूम रहे हैं, तो वो इरादा तो त्याग दिया हमने। थिएटर किया बतौर एक्टर, लेकिन सिनेमा में एक्टिंग करने के बारे में फिर भूल गए हम लोग। कई बार लताड़ दिए गए, तो उस वजह से हमने फिर छोड़ दिया वो इरादा। उसके बाद सिंगिंग में आजमाइश की, तो म्यूज़िक में तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने कई सीरियल का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दिया, फेमस सीरियल्स का। ओके। मेरे एल्बम भी आए, गज़लों का एल्बम आया, एक फिल्म है, 2-4 फिल्में लटकी हुई हैं, अच्छी फिल्म है, डिसेंट। वो किस्मत की बात है कि वो रिलीज़ नहीं हो पाई, तो उनका म्यूज़िक भी दिया। तो उसके बाद में फिर उतना जो मिलना चाहिए था म्यूजिक में, जो वो नहीं मिला, मज़ा नहीं आ रहा। और अचानक इसी दौरान फिर ये भाभी जी का वो हो गया, तो फिर मैंने पूरा अपना ध्यान पूरा इधर ही केंद्रित राइटिंग पे लगा दिया पूरी तरह से। वो ऐसा हो गया। तो राइटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? राइटिंग की शुरुआत तो देखिए वो भी एक इत्तेफाक था कि मैं यहाँ एक्टर बनने आया था। एक्टर बनने आया था तो अशोक पटोले साहब हमारे उस्ताद थे उस टाइम पे, श्रीमान श्रीमती लिखते थे वो। तो मैंने उनको असिस्ट किया, और उनकी असिस्ट क्या करता था कि उस टाइम पे, मतलब आज से आप अगर देखें तो 99-98 की बात है, तो उस टाइम पे ये कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा चलन नहीं था। राइट। हैंड रिटेन ही स्क्रिप्ट जो है चलती सेट पे चलती थी। तो अशोक पटेल साहब की राइटिंग जो थोड़ी वो गड़बड़ थी, तो कहते थे भाई तुम मुझे मेरी कॉपी कर दिया करो, और 100-150 रुपये जो भी एपिसोड के मिलेंगे वो तुम ले लिया करो। अच्छा। तो वो कॉपी करते करते कब मैं राइटर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। ओके। वैसा हो गया। तो कभी कभी डेस्टिनी भी डिस्कवर कराती है कि क्या एक्चुअली करना है, और वहाँ से फिर निकल के चीज़ें आती हैं। जी बिल्कुल, मैंने ये कतई नहीं सोचा था कि मैं राइटिंग में इतना अच्छा काम कर लूँगा, या ऐसे मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब सीन लिख रहे हैं तो खुद भी वैसी गुदगुदी फील होती है? बिल्कुल। क्या हो रहा है? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कई बार हम स्टोरी बनाते हैं, साथ में हम शशांक हम लोग सब बैठ करके स्टोरी लाइन अप किया, उसका स्क्रीन प्ले बन गया, तो बहुत अच्छा बन गया भाई। अरे भाई आज इस बार ये स्टोरी आ रही है कि अंगूरी इसमें भूतनी का रोल कर रही है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि अब इसकी मैं सीन जब बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे, मुझे एक एक्साइटमेंट होता है। और जब मैं लिख रहा होता हूँ, तो जैसे हॉरर लिख रहा हूँ, तो रात में मैं डर जाता हूँ लिखते लिखते, इतना करेक्शन हो जाता है। और कभी कभी हंसने भी लगता हूँ। और मुझे भीड़ भाड़ से कोई लेना देना नहीं है, मतलब मुझे लग्जरीज में नहीं लिखने की आदत है। मैं ज़मीन पे बैठ कर लिख सकता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पे भी लिख सकता हूँ, मैं बारातों में मैंने लिखा है भाभी। ओह कमाल है। मैंने डेथ बेड पे भी लिखा है। मैं जब मेरा 2.5 जो है मेरा वो हीमोग्लोबिन हो गया था बीच में, साल भर पहले की बात है, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो भी मैं लिख रहा था हॉस्पिटल में। और मैंने आखिरी सीन जो है लिखा और कट्टू किया और मैं बेहोश हो गया। ओह, ये कनेक्शन, इतना करेक्शन। उसके बाद दूसरे दिन होश आया मुझे। तो इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल मनोज को भी डिस्टर्ब मत करना, एक हफ्ते तक कैसे कैसे करके कुछ काम चलाया। मैं हमेशा फिल्मों को बड़ा पसंद करता हूँ, टीवी को या विजुअल मीडियम को बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे ये लगता है ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टीवी की अगर कोई शोले है तो वो है भाभी जी घर पर है, क्योंकि एक एक किरदार लोगों को नाम से याद है, एक एक किरदार की हरकतें याद है, एक एक किरदार का वन लाइनर याद है कि सक्सेना वन लाइनर क्या बोलते हैं, टीकू मकान क्या बोलते हैं,
विभूति कैसे वो प्रेम चोपड़ा वाले स्टाइल में बोलते हैं, ये सारी चीज़ें याद है। तो जब ये गढ़ रहे थे, आपको लगा था कि ये इतना अच्छे से चिपक जाएगा लोगों के दिलो दिमाग पे? एक्सपेक्टेशंस तो आदमी जो रखता है कभी कभी पूरी नहीं होती हैं, और अब मैंने तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी कभी ज़िंदगी से, तो पूरी नहीं होती थी, तो मैंने इससे कोई उम्मीद नहीं रखी थी। मैंने कहा अपना काम कर रहे हैं हम, हाँ। अगर चल गया तो चल गया। जिसमें यहाँ शूट कर रहे थे हम लोग, तो हम और शशांक बैठे हुए थे, तो उनके मुंह से ऐसे निकला, बोले जनाब या तो ये सीरियल जो है 1-1.5 महीने में बंद हो जाएगा, मतलब पूरा डिजास्टर हो जाएगा, या फिर ये ट्रेंड चेंज कर देगा। और ट्रेंड ये उनके अल्फाज थे। और ट्रेंड चेंज करके देखा, और ट्रेंड चेंज कर दिया इसने, मुझे माँ की कृपा से। जबकि बीच में उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। हाँ के बाद भी ये रेस में अव्वल बना हुआ है। तो अब आपके पास काम भी बहुत अच्छा आ रहा है, और जो भी आप काम कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, सालों साल चल रहा है। उसके बाद अब अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इसके बीच जो लोगों का प्यार मिल रहा है उसको आप कैसे देखें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई अवार्ड नहीं मिले, और मुझे बस मैं अपना काम करता रहूँ और लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। हाँ। मुझे कुछ ये अवार्ड वगैरह की कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों का जो प्यार होता है, हाँ। वो सबसे कीमती होता है, और वही तो चीज़ आपकी हिट कराता है या आपको वही फ्लॉप कराता है। तो वो जो जनता जनार्दन है, वो सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे लिए। तो बाकी कोई अवार्ड की इच्छा नहीं है। आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, और उसके बाद जो भी करते हैं बस कमाल करते हैं, लेकिन जो डायलॉग कमाल कर रहे हैं उसमें से जो आपको खूब मज़े आते हो और आप बीच बीच में उसको यूज़ भी करते हो नॉर्मल लाइफ में, जैसे पब्लिक कर रही है? जी, मुझे तो बस अपने सीरियल के तो सारे डायलॉग ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सबसे दिल के करीब है वो है सही पकड़े हैं। तो सही पकड़े हैं, और इसी तरह से पकड़ के रखिए सर। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, लोगों को प्लीज़ हंसाते रहिए, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ कई बार जी, उनके दिल के ये करीब इतना पहुँच चुका है कि वो एक इमोशनल अटैचमेंट आ गया, और ये एक राइटर के लिए शायद बहुत जज्बाती बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है वीरेंद्र जी। हंसना ही ज़िंदगी है, हंसने के अलावा बहुत सारी 50 टेंशन है। राइट। तो हमारा काम हम कर रहे हैं, भगवान ने, माँ ने बहुत अच्छा काम दिया हुआ है कि इस टेंशन भरी ज़िंदगी में जो है हम लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। तो ईश्वर ऐसे ही कराता रहे काम। तो ये ईश्वर दूत बनकर आप लोग को हंसाने का काम कर रहे हैं, इस तरह से ही आप हंसते रहिए। थैंक यू वेरी मच मनोज। थैंक्स थैंक यू। तो ये थे मनोज संतोषी जी, एक कमाल के राइटर, जिन्होंने कि राइटिंग में एक ऐसा नाम बनाया जैसा कि हर राइटर बनाना चाहता है। लेकिन अगर मैं पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो साफ समझ में आता है कि जब लोग आपको समझते नहीं हैं या आपका साथ नहीं देते, तब भी चलना आपकी फितरत होना चाहिए, क्योंकि अंतर निरंतरता से ही आता है, और मनोज भाई ने वही किया। भले ही कोई साथ नहीं देता, कोई समझ नहीं था, लेकिन वो चलते गए। जबकि उनका पहला डिसीजन बायोलॉजी लेने का गड़बड़ साबित हुआ, उसमें ही वो फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि ये डिसीजन उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर जैसे शुरुआत मिली, जहाँ से शुरुआत मिली, वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। राइटर के तौर पर असिस्ट किया, पहले सिर्फ कॉपी किया है एटलीस्ट, लेकिन कॉपी करते करते चीज़ों को, पक्की बात है शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, बहुत गहराई से फोकस के साथ चीज़ों को देखा होगा, तभी वो इतनी कमाल के राइटर बन पाए। और जो भी राइटिंग की वो इतने सालों साल तक की। उसके बाद जो दोस्त रहे वो आज तक दोस्त हैं। कामयाबी के शिखर पे सभी दोस्त एक साथ मिलकर कामयाबी का जश्न मना रहे हैं और आप लोगों को हंसा रहे हैं।